सुबह 9 बजे सवेरे का वक्त 9:12 पर महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट को अगर मेरे जैसी किसी भी महिला ने पढ़ा होगा तो सबसे पहले तो तरस आया होगा, फिर गुस्सा आया होगा और फिर दुख भी हुआ होगा। और ये तीनों इमोशन उस वक्त इसलिए थे क्योंकि ये ट्वीट कोई जनरल पॉलिटिक्स का या आइडियोलॉजी का, किसी विचारधारा का, किसी पर हमले का ट्वीट नहीं था। महुआ मोइत्रा का ये जो ट्वीट था, ये जो पोस्ट था एक्स पर, ये पोस्ट था पोस्टमार्टम की डिटेल्स को लेकर। अगर वो डिटेल्स खाली यूं ही डाल देती तब भी चल जाता, लेकिन मैडम तो 10 कदम आगे निकली। महिला डॉक्टर का फ्रैक्चर नहीं हुआ, महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। ये लब्बो-लुबाब है, हूबहू जो है वो आपको सामने दिख रहा होगा। अंग्रेजी में ट्वीट किया था। वो जो आप कह रहे हैं ना कि फ्लूइड पाया गया है, वो इतना जो फ्लूइड पाया गया है वो सीमन का फ्लूइड, वो जो सीमन है उसका वेट नहीं था। इस तरीके का पोस्ट किया हुआ, मतलब निर्लज्जता का अगर आज कहीं एड्रेस आप खोजेंगे ना, पता अगर आप खोजेंगे ना, तो ये सीधा आपको महुआ मोइत्रा के 9:12 के इस ट्वीट पर ले जाएंगे। ये है निर्लज्जता का आज का वास। हाँ, मैं जानती हूं कि आपको ममता बनर्जी को बचाना है क्योंकि आप उनकी पार्टी से चुनाव जीती हैं। हाँ, मैं जानती हूं कि ममता बनर्जी की पार्टी से आपका सीधा ताल्लुक है, लेकिन एक महिला है ना पहले आप, और एक महिला होने के नाते इस तरीके का ट्वीट कि फेक बातों को आगे मत बढ़ाइए। अरे वो महिला मर गई है, उसके साथ जबरदस्ती हुई है, उसका रेप हुआ है, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके होठों से खून निकल रहा था, उसके पेट पर चोट के निशान थे, उसके प्राइवेट पार्ट से खून रिस रहा था। और आप कह रही हैं कि ऑटोप्सी को लेकर जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है वो गलत है। कुछ तो शर्म कर लीजिए। आरजी कर ऑटोप्सी न्यायिक मजिस्ट्रेट और 3 डॉक्टरों की मौजूदगी में हुई, हमें भी मालूम है, लेकिन आप इस तरीके का ट्वीट करती हैं कि उनकी हड्डियों में कोई फ्रैक्चर नहीं है, 150 ग्राम जो सीमन है वो नहीं मिला है, ये पूरे उस इलाके का वजन है। और फिर कह रही है इससे साफ है कि घटना में कई अपराधी शामिल नहीं थे। फिर कह रही है फेक न्यूज जो है वो ना फैलाए। महुआ मोइत्रा, आप इकोनॉमिक्स की जानकार हैं, ये मेडिकल और क्राइम का इतना ज्ञान मत यहां पर उड़ेलिए। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास ये जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट है वो हाथ कैसे लग गई आपके? वो तो बंद लिफाफे में आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है, आपको किसने दे दी है? कोलकाता की बिटिया का परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है, उनके साथ ही खड़ी हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं है ना, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा लग रहा है, और ये मेरा सवाल है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम, पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ सच में छिपाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए इतनी अति उत्साहित है? कभी मार्च पर निकल रही है, कभी 7000 गुंडे वहां पर पहुंच जा रहे हैं जहां पर सीबीआई की टीम को जांच करना होता है। और सीबीआई को लेकर आप देखेंगे बहुत सारे नैरेटिव चल रहे, क्या कि सीबीआई ने बताइए कभी किसी घटना जो घटी है उसके असल कल्प्रिट को पकड़ा है क्या? हम देख रहे थे उसका स्ट्राइक रेट कितना है, आपको पता है 80 पार है उसका स्ट्राइक रेट। अब सीबीआई के मामले पर ये जो भी ज्ञान देने वाले तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं पूरे मार्केट में, पूरे देश में जो घूम रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूं। चाहे सीबीआई वो राजपूत वाला केस हो, चाहे वो आरुषि वाला केस हो, चाहे वो निठारी वाला केस हो, ये सारे के सारे मामले को थोड़ा गौर से और थोड़ा सा टैक्टिकली आप देखेंगे कब सौंपा गया, किस हालत में सौंपा गया? जब सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो चुकी थी। कलकत्ता के केस में क्या हुआ है? सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है, रेनोवेशन का काम चल रहा था, क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज किया जा चुका है। फिर उसके बाद अचानक एक दिन जागेंगे और कहेंगे सीबीआई देखिए कुछ नहीं कर पाई है, फला को फांसी की
सजा दे दी जाए। ये सारे टैक्टिक्स हम बहुत पहले से देखते आए हैं और इसीलिए आज ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर से मैदान में है और सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की है, आप जब उसे सुनेंगे ना तो थोड़ा सुकून आपको मिलेगा कि कहीं तो कुछ समझ की बात हो रही है। ये तो सीबीआई का रिपोर्ट कार्ड है जो मैं आपको बता रही हूं, देख लीजिए। 74.59% है उसका स्ट्राइक रेट अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया, मैं चाहती हूं बिग पिक्चर यहां आपको स्क्रीन पर नजर आए। मेरे पीछे ये बड़ी सी स्क्रीन जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जो टिप्पणी की है वो आप आज जानेंगे और आपके लिए जानना जरूरी है। ये सर्वोच्च अदालत का कलकत्ता में ये जो केस है उसे लेकर कहा गया है। ये देखिए, सबसे पहले किसने एफआईआर दर्ज करवाई, कब एफआईआर दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। कपिल सिब्बल जो कि बंगाल सरकार की तरफ से वकील है, क्या कह रहे हैं, पहले मृतक के पिता ने और फिर अस्पताल के वाइस प्रिंसिपल ने एफआईआर को दर्ज किया है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसकी शिकायत पहले आई, पिता ने रात के 11:45 पर शिकायत दर्ज की है। ये सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतिम संस्कार के लिए शव को कब सौंपा गया, कपिल सिब्बल जो वकील है वो कहते हैं रात को 8:30 बजे जज साहब। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सवाल करते हैं जो हमारे जजेस है कि शव के सौंपे जाने के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई, दोपहर 1:45 से लेकर शाम 4 बजे के बीच ऑटोप्सी हो गई, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में 3 घंटे की देरी क्यों हो गई, ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या वजह है कि इतनी देर के बाद आप एफआईआर दर्ज करते हैं, और यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज पिता को क्यों करनी पड़ी, कहां मामला घटित हुआ, अस्पताल में, तो अस्पताल प्रशासन ने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, कहां गायब थे, किस बात को लेकर वहां पर बातचीत चल रही थी कि एफआईआर दर्ज कराने का टाइम नहीं मिला। ये वो तमाम सवाल है जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं और इसीलिए आज इस पर बहस करना जरूरी है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये कि क्या वाकई किसी बहुत गहरी चीज को छुपाने की कोशिश हो रही है। हाँ, आप महिलाओं के इंसाफ के लिए मार्च तो निकालती हैं ममता दीदी, लेकिन आपकी तमाम महिला सांसद ये साबित करने की कोशिश में क्यों लग जाती है कि मामला बहुत गंभीर है नहीं जैसा दिख रहा है। क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, आज इसी पर होगी गूंज।